धैर्य नहीं। ना आप जनता के जनादेश पे धैर्य दिखाते हैं, ना किसानों के प्रति धैर्य दिखाते हैं। आप धैर्य रखिए, हमारी सरकार उनकी समस्याएं सुन रही है, समझ रही है और उनका समाधान भी कर रही है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान ने, देश के गरीब ने, देश की जनता ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा है कि अब आप उनकी चिंता करें। उन्हें मालूम है कि आप कैसी चिंता करते थे। दूसरा विषय, अब बात पे आता हूं किसान आंदोलन, किसानों की दशा। आपको समझना पड़ेगा कि नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत समस्याओं पर डिबेट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और एक सार्थक नतीजा निकालने का प्रयास करते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा निकालने का आह्वान किया था पूरे प्रदेश में, और उसके बाद एक आम कार्यक्रम की तरह, लेकिन सुबह से जो पुलिस का रोल रहा, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। और जो सपा का कार्यालय है उत्तर प्रदेश का, वहाँ उसके गेट पर बैरिकेडिंग लगा करके बिल्कुल आवागमन बंद कर दिया गया। एक इस तरह की मिसाल पेश की गई कि कार्यकर्ता किसी तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित ना कर पाए। पूरे प्रदेश से इसी तरह की खबरें आई हैं। जो पार्टी के बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें अपने अपने घरों में नजरबंद किया गया है और जो किसान यात्रा का आह्वान है उसे किसी सूरत में पूरा नहीं होने दिया गया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, जहां तक जाति नजर वहां तक के लोग तेरे खिलाफ हैं, जहां तक जाति नजर वहां तक के लोग तेरे खिलाफ हैं, ये जुल्मी हाकिम तो किस किस को नजरबंद करेगा। ये शेर उन्होंने जो है वो ट्विटर पर कोट किया है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का मामला बता करके चिट्ठी लिखी है और उनसे ये निवेदन किया है कि वो इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें, ताकि वो अपनी लोकतांत्रिक गतिविधियों को संपन्न कराने का उनका जो अधिकार है वो बहाल हो सके। ये लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव ने कि जो सांसद की हैसियत से जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में स्थिति चली है आज पूरे दिन। धर्मेंद्र यादव को बदायूं में उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया है। पूरे प्रदेश में जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया है, नज़रबंद किया गया है। और जो किसान यात्रा का आयोजन है कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं होने नहीं दिया गया है। या फर्रुखाबाद की भी बात हम लोग कर लें, यहाँ भी आह्वान किया गया था, एक किसान यात्रा निकलनी थी लोहिया प्रतिमा से अम्बेडकर प्रतिमा तक, लेकिन पुलिस ने लोहिया प्रतिमा और सपा कार्यालय की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली। और आखिर में बहुत मान मनोबल के बात तय हुई कि 10 लोग जाकर के लोहिया प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। इसके बाद में भी कार्यालय से लोहिया प्रतिमा तक जाने में काफ़ी हुज्जत करनी पड़ी पुलिस से, और सपा नेताओं की तीखी तकरार हुई है और उसके बाद में केवल माल्यार्पण का काम सपा के नेता कर सके हैं अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर। तो ये स्थितियां हैं। भाजपा के नेता अक्सर आपातकाल के दिनों की याद दिलाते हैं और जो उन दिनों में विपक्ष के प्रति रवैया था उस समय की सरकार का, कांग्रेस का, वो बातें हम इस नई पीढ़ी के तमाम लोगों को अब केवल किताबों में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन आज जो रवैया रहा है सपा के प्रति, विपक्षी दल के प्रति, वो यही रहा है जो हम बता रहे हैं आपको। और इसीलिए हमने आज की इस डिबेट में इस विषय को चुना है, ताकि हम एक चर्चा कर सकें कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठाने का जो अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान में, उसका हनन भी सरकार में बैठे लोग अपनी ताकत के बल पर करने लगते हैं और ये स्थिति आज बनी है। तो मैं इस आज की इस डिबेट की शुरुआत करने के लिए, साजिद अली साहब, या क्या स्थिति रही है? ये स्थिति रही है कि पूरे प्रदेश में सपा के लोग घर से नहीं निकल पाए हैं, अखिलेश यादव को भी नजरबंद कर दिया गया है। शेखर भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हेलो। हाँ बोलिए। आपने देखा होगा
आपने देखा होगा कि विपक्ष ने हमेशा समाजवादियों को दबाने का, कुचलने का काम किया है। आपने पिछली सरकार में देखा था, जब समाजवादी नेता हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने राजभवन घेरो अभियान कहा था, उसी समय हम लोगों को रात में अरेस्ट कर लिया गया था और रात में अरेस्ट करके करीब 13 दिन जेल में रखा था। इसके बाद जब भी हम लोगों ने, समाजवादियों ने जब भी किसी के लिए आवाज उठाई है, हमने गरीब के लिए, किसान के लिए, मजलूम के लिए अगर हमने आवाज उठाई है, तो समाजवादियों को कुचलने का काम किया गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ठटिया में कृषि मंडी से एक किसान यात्रा निकालने का आह्वान किया था। केवल वो किसान यात्रा निकालने के लिए आ रहे थे तो उनको नजरबंद कर लिया गया। उनको ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो हमारे सांसद, पूर्व सांसद, विधायक जो भी थे, उनको सबको नजरबंद कर दिया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आपको, शेखर भाई साहब, कि कल का जो धरना बंद का आह्वान है, उसमें भी सभी लोग नजरबंद आज रात से ही कर दिए जाएंगे। ये विपक्ष की बहुत ही तानाशाही रवैया है और विपक्ष बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि अंग्रेजी हुकूमत किया करती थी। अंग्रेजी हुकूमत अगर किसी को कुचला करती थी, किसी को दबाया करती थी, तो बिल्कुल पुलिस का सहारा लेती थी। आज सरकार जब भी हम लोगों विपक्षियों को, हमारी आवाज को दबाने का काम करती है, तो पुलिस का सहारा लेती है, पुलिस को आगे करती है, जवान को किसान से लड़ा रही है, किसान को जवान से लड़ा रही है। ये इस सरकार का काम है। जो जवान, जो उस किसान के बेटे का बेटा है, जो आज फौज में हो चाहे पुलिस में हो, लेकिन वो जवान उसी किसान का बेटा है जो रात में, इस सर्दी में, किसान जो दिल्ली में पड़ा हुआ है इस कोहरे में, लेकिन कोई भी चाय पिलाने वाला नहीं है, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, वो खुद अपना इंतजाम कर रहे हैं। और वो किसान जो रात में कोहरे में अपने फसल को पानी लगाता है और फसल को पैदा करता है, लेकिन उसकी फसल का आज वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। हमारे उस दिन हमारा नेट काम नहीं कर रहा था। उस दिन हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे भाजपा के कि इतना इतना रेट बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि रेट उस दिन आप बता रहे थे कितना इतना बड़ा है, तो आप ये भी तो बताइए कि एक किसान साइकिल उस समय खरीदता था तो 1000-1200 की मिलती थी, आज वही साइकिल 4000 4500 की मिलती है। उस समय किसान के जोतने के लिए ट्रैक्टर हमारा 2-2.5 लाख का आता था, आज 5 लाख का आता है। उस समय हमारे किसान का हल, हैरो कम दामों पे विषय पर आता रहिए, था, साजिद अली विषय पे। आज चौगने दाम पे आ रहा है। विषय सर, मैं विषय पे ही चल रहा हूँ कि जो भी, अगर हम किसान की समस्या को लेकर कोई बात करना चाहते हैं तो ये सरकार हमको दबाने का काम करती है। इस सरकार की नीति रही है कि विपक्ष की पूरी आवाज को दबा दो। बात करते हैं आपातकाल की, बात करते हैं नेहरू जी की कि नेहरू जी ने ये किया था। अरे नेहरू जी ने अपने पहले पहले काल में, याद करिए कि अपने पहले काल में गैर कांग्रेसी के 5 लोगों को मंत्री बनाया था, जो गैर कांग्रेसी थे उनको 5 लोगों को मंत्री बनाया था। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिनको कानून मंत्री बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनको कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था। आप बात करते हैं नेहरू की, यही बात करते हैं इंदिरा गांधी की, आपातकाल की, उसकी आप बात नहीं करते हैं। राधेश्याम बोलो। हाँ जी जी, हमने कहा सरकार ने जो रवैया आज अपनाया है, हमने फेसबुक पे अपने लिखा है कि जब आपातकाल लगा था, गिरफ्तारियां तो उस समय भी हुई थी, रात में इमरजेंसी का ऐलान हुआ, रात में ही लोग दबोच लिए गए, गेस्ट हाउस में रुके थे अटल जी, अडवाणी जी, तमाम लोग, बिहार से कर्पूरी साहब, ये सब तमाम जो बिहार के नेता थे, जेपी, ये सब लोग जो है रात में दबोच लिए गए और इनको नजरबंद करके इधर उधर डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया। मनवाच से उठा लिया, किसी को रेल की पटरी में काटते हुए में दिखा दिया, किसी में, बहरहाल जेल भेज दिया। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब वो सब लौटे जमानत पे, फिर उस सरकार का ये हश्र हुआ कि सरकार में बैठे लोगों को जमानत बचानी मुश्किल पड़ गई और जमानत पर छूटने वाले लोगों ने सरकार की जमानत जब्त करा दी। आज जो लोग अपनी बेढंगी बातों को मनवाने के लिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं,
उनसे हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि सत्ता, साधु, साण और सिर्री, ये चार चीजें चलती हैं, चलायमान है चारों चीजें। पुलिस वही रहेगी, पुलिस नहीं बदलेगी, सत्ता बदल जाएगी, लेकिन जो शिक्षा, जो बातें, जो पेशा आज आप लोग पुलिस को विरासत में देकर जा रहे हैं, यही ढंग, यही चीजें फिर पुलिस अपनाएगी और आप लोग कहोगे लोकतंत्र। निश्चित तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन किया जा रहा, और कोई भी कानून हम विरोध थोड़ी कर रहे। आज अगर सिर्फ समाजवादी पार्टी विरोध करती तो ये माना जाता कि समाजवादी पार्टी का काम है विरोध करना, विपक्ष में इसलिए विरोध कर रही है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिस वर्ग के लिए ये कानून बना है, जिन लोगों के लिए ये कानून बना है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। कहां गए आज वो लोग फरुखाबाद में जो ट्रैक्टर को पूज रहे थे? 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर खड़े हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। क्यों नहीं उस ट्रैक्टर में बैठे हुए लोगों को इस सर्दी में रजाई, उनके तापन, उनको अलाव के लिए लकड़ी, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था जो ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचे हैं, क्यों नहीं उनकी व्यवस्था की जा रही है? क्यों उन ट्रैक्टर में बैठे हुए लोगों के ऊपर पानी की धार की बौछार की जा रही है? निश्चित तौर पर इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई है इस देश में तो वो किसान है, और सबसे बड़ा प्रोडक्टर कोई अगर कोई चीज तैयार करता है। हम मानते हैं अगर सिलाई मशीन बंद हो जाएगी तो कपड़े हाथ से सिए जाएंगे। हम मानते हैं कि अगर शटर बनाने बंद हो जाएंगे तो दरवाजे लकड़ी के लगाए जाएंगे, लेकिन जिस दिन गेहूं पैदा बंद होना है हो जाएगा, जिस दिन आलू पैदा होना बंद हो जाएगा, उस दिन क्या किया जाएगा? निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में जब पूरा देश में लॉकडाउन था, पूरा देश बिल्कुल बंद था, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, जीडीपी माइनस में चली गई, उसके बावजूद अगर किसी ने ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी दायर की तो वो कृषि था। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से भाजपा कार्य कर रही है, भाजपा ये कहती है कि मैं किसान की बहुत ही हितैषी सरकार हूं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 2015 में शांता कुमार जो भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ लीडर थे, इन्होंने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में उन्होंने कहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान में 6% किसानों को एमएसपी मूल्य पे उन्हें पैसा प्राप्त होता है, बाद बाकी जो भी 94% है उन्हें उस मूल्य पे अपनी फसल का पैसा नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज, जब विपक्ष की लीडर आज हमारे बीच नहीं है, सुषमा स्वराज जी, ये कहां से आती हैं? हरियाणा से आती हैं। इन्होंने कहा था कि आरती जो है किसानों का एटीएम है। तो वर्तमान में जो अभी 20 सितंबर को ये कानून पास हुआ, एक उसमें 2 कानून और 1 अमेंडमेंट है। नंबर 1 एक देश एक बाजार, दूसरा एमएसपी पे गारंटी नहीं है, तो किसान इतना परेशान है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने जो व्यवस्था की, जिस तरीके परेशान है, उसके साथ इस तरीके का ये बर्ताव हो रहा है। और विपक्षी पार्टी जिस तरीके से अगर उनके समर्थन में आ रही है तो आप उनकी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें। ये तो एक तरीके से तानाशाही रवैया इन्होंने अपना रखा है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ पालीवाल जी। हाँ जी जी भाई शेखर जी, असलियत बात यह है, आज का ये बहुत अच्छा आपने उठाया है। जो असल में बो गए वही तो काटेंगे। 90 का मामला उठा लीजिए, जब जिस समय अयोध्या कूच के लिए मामला बना था, तो जितने भी अयोध्या के तरफ कूच करने वाले लीडर थे, महीनों पहले से ही इन्होंने उठवा लिए थे। वो दिन याद करिए। अब राम राज्य आ गया है, राम जी की जय जयकार है। अब जब वो दिन अपने याद करें, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जो भी
भगवा पट्टा तक डाल के ट्रेन में बैठ जाता था, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। तो वो दिन याद करें। उसके बाद जो है किसानों के हितैषी की बात करें। किसानों के हितैषी केंद्र सरकार ने, किसी भी सरकार ने किसान निधि नहीं दी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान निधि भी दे रही है और समर्थन मूल्य में बढ़ावा भी कर रही है। ऐसी सरकार को बार बार नमन करना चाहिए, क्योंकि हम किसान के हितैषी हैं। आज तक किसी सरकार ने किसान निधि नहीं दी। हाँ, बोलते रहिए। हाँ, इस विषय पर जिस तरीके से किसानों की मांग है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन मूल्यों को बढ़ाया है और समर्थन मूल्य पर किसी किसान की अगर कोई समस्या है तो वहां के जिलाधिकारी से मिलें, एसडीएम से मिलें। अगर कोई किसी की खरीद फरोख्त में कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, वो तुरंत हल की जाती है। ऐसा भी निर्देश हमारी सरकारों ने किया है और किसानों के हित में कई विभागों में, सिंचाई के क्षेत्र में भी पाइप लाइन डालने के लिए 90% फीसदी सब्सिडी का जो भी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसी व्यवस्था बढ़िया बनाई गई है कि किसान अपने आप खरीदे, उसके बाद उसका पक्का पर्चा लगा दे, उसका 90% उसको सब्सिडी उसके खाते में जाती है। उसको खरीद का भी अधिकार किसान को ही दिया गया है। ऐसी व्यवस्था किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दी, जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जिले में कोई किसान है कि एक को मिली सब्सिडी पाइपलाइन? फर्रुखाबाद जिले में कोई एक किसान है? जी पता करिए आप, ऐसा नहीं है। सिंचाई विभाग हमें नहीं मिली, किसान है। हाँ, मिल रही है। आप जो हमें है बताइए, हमको डलवा रहे पाइपलाइन। हाँ, कृषि विभाग में भी 50% सब्सिडी है। आप पता करिए। तुम्हारी हम तो फार्म भर दिया था, हमारी समर पे एक भी पाइप नहीं मिला। हम कहाँ से लाइन डालें? हम तो फार्म भरा था, हमारी समर पे एक भी पाइप नहीं दिया गया जो हम फार्म उसमें डाल दें लाइन में। कहाँ दिया गया? आप कह रहे सिंचाई की बात, सिंचाई हमारी सरकार ने फ्री की थी, लेकिन आपकी सरकार ने, हमारी सरकार में 900 रुपए समर का बिल आता था, आपकी सरकार में 2400 रुपए बिल आता है। इसकी बात क्यों नहीं करते हो किसान आदमी की? किसान आदमी एक महीने में 24 रुपए कहाँ से लाएगा? एक किसान आदमी पे 24 रुपए बिल आपने रख दिया है, वो बिल आएगा कहाँ से? आपने कभी सोचा है? अरे हम बिजली भी तो दे रहे हैं, ये भी तो आप ध्यान करिए। बिजली तब भी मिल रही थी, बिजली 18 घंटे तब भी मिल रही थी। बिजली 18 घंटे आज बिजली केवल पता करिए आज समर पे बिजली केवल 8 घंटे की। बात कर रहे थे कि मतलब राधेश्याम आगे आप बोलिए। भाई एक अनुरोध है मेरा अपने सभी साथियों से डिबेट में बैठे कि मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था। आपसे भी एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि अब आप आगे से 2-3 लाठियां मंगवा के रखिए और हमारे साथियों को दे दीजिएगा कि बस लाठी बाकी रह जाती है, निकाल के मार लिया करें, अपनी भड़ास निकाल लिया करें, लेकिन डिबेट की परंपरा बनाए रखें। इसका मैं अनुरोध करता हूं आप सभी से। पहली डिबेट में मैंने धैर्यपूर्वक सुना, आपने भी कई ऐसे अनर्गल आरोप लगाए, लेकिन मैंने धैर्यपूर्वक सुना क्योंकि मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। बारी आएगी तो मैं बोलूंगा, लेकिन आप में धैर्य नहीं है। ना आप जनता के जनादेश पे धैर्य दिखाते हैं, ना किसानों के प्रति धैर्य दिखाते हैं। आप धैर्य रखिए, हमारी सरकार उनकी समस्याएं सुन रही है, समझ रही है और उनका समाधान भी कर रही है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान ने, देश के गरीब ने, देश की जनता ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा है कि अब आप उनकी चिंता करें। उन्हें मालूम है कि आप कैसे चिंता करते थे। दूसरा विषय, अब बात पे आता हूं किसान आंदोलन, किसानों की दशा।
आपको समझना पड़ेगा कि किसान बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, मैं कई अन्य मंचों से भी ये बात हमेशा से कहता रहा हूं। देश में 50 साल, लगभग 50 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, जिसमें 35 साल उत्तर प्रदेश में भी सरकार चलाई। देश में उत्तर प्रदेश के अंदर 15 साल हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने सरकार चलाई। देश में भी उनकी साझेदारी रही कांग्रेस के साथ कई साल। लेकिन किसान की दुर्दशा पे क्या किया बताएंगे आप? कोई हमें समाजवादी पार्टी का साथी बता पाएगा कि आज इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को? क्या कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता या कांग्रेस का प्रवक्ता इस विषय को बता पाएगा कि आज आजादी के इतने साल बाद भी किसानों की दशा बद से बदतर होती चली गई, लेकिन किसी ने उसकी चिंता नहीं की? बड़े शर्म का विषय है कि किसान के भी आड़ में राजनीति साधेंगे साहब, हाथरस के भी राजनीति साधेंगे साहब, लेकिन संवेदनाएं केवल राजनीति और सत्ता तक ही सीमित रखते हैं। केवल 5 जिलों में सरकारें चलाई हैं आपने, केवल 5 जिलों में। आपके विकास के उदाहरण, आपकी जनता के लिए उदाहरण स्पष्ट है कि आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया और कन्नौज, छिबरामऊ, सौरेख, इटावा घुमा घुमा के बस वहीं उतार दिया साहब। गंगा एक्सप्रेस वे, धैर्यपूर्वक सुना, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पहले तो आप उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, नहीं है। मैंने जवाब देंगे। अरे सुन लीजिए पहले, इसके बाद जवाब देंगे। आपको लाठी मैं दे दूंगा, परेशान ना होइए, मैं लाठी मैं दे दूंगा और आप मार लीजिएगा, बस यही बाकी रह जाता है। आप पूरी कर लीजिएगा, अपनी मनसा पूरी कर लीजिएगा। दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, आज के आंदोलन, आज के जिस प्रदर्शन को लेकर के आपने ये विषय रखा है अनिल भैया, पहली चीज मेरी जानकारी है कि किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की, किसी भी प्रकार की एक अनुमति आवश्यक होती है, प्रशासन से वो अनुमति लेती होती है। उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, उसकी सरकार में अनुमति नहीं मांगने की आवश्यकता है। वो एक सिस्टम है और सरकार किसी की भी हो, वो एक अनुमति मांगनी पड़ती है। आपको भी याद होगा कि जब हमने कोतवालियां घेरी थी इसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो हमें भी अनुमति नहीं दी गई थी। आपको भी ये बातें पता होंगी अनिल भैया, पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपको एक एक चीज याद रहती है। ऐसे विषय हमारे साथ भी हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के साथी पालीवाल साहब ने कहा कि राम भक्तों का क्या दोष था? क्या दोष था उन राम भक्तों का, निहत्थे राम भक्तों का, जिनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई? इसी पुलिस ने गोलियां चलाई थी, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोलियां चलाई थी। आप अपने किए को भुगत रहे हो, ये विषय आप कतई नहीं समझना चाहते हो, ना समझने का प्रयास करते हो। दूसरा विषय मैं आपको एक और रख दूं, भाई साहब ने कहा कि नेहरू ने, एक भाई साहब ने भी यहां पे कहा था कि नेहरू ने अपनी पहली सरकार में 5 विपक्षियों को मंत्री बनाया था। अरे भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं अपडेट दे देता हूं, पहली सरकार निर्वाचित सरकार नहीं थी, पहली सरकार बनाई गई अंतरिम सरकार थी, जिसमें सबको मिला जुला प्रतिनिधित्व मिला था। 1951 या 52 में शायद पहली बार चुनाव हुए थे, उसके बाद देश में निर्वाचित सरकार बनी थी। उससे पहले सरकार मिली जुली सरकार थी देश चलाने के लिए, क्योंकि देश में तुरंत चुनाव नहीं हो सकते थे, देश का सत्ता हस्तांतरण हुआ था अंग्रेजों से हमें। तो आपकी जानकारी के लिए अपडेट दे दें थोड़ा सा, शायद आपको कहीं से ये इस विषय की ज्ञात ना हो। दूसरा, मैं अपने कांग्रेस से साथी से एक बात पूछूंगा, सरकार चलाते समय आप मुझे 5 चीजें बता दीजिए कि जिनसे किसान का भला हुआ हो, आपने वो करने का प्रयास किया हो। आपने किसान का लोन माफ किया, लेकिन किसान को सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं किया। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि साहब, मुझे भूख लगती है, मुझे भूख आज भी लगेगी, मुझे भूख कल भी लगेगी, मुझे आज रोटी डाल देते हैं, मेरे आगे आज रोटी फेंक देते हैं। अरे हमें आत्मनिर्भर बना दीजिए साहब, मैं आज भी रोटी अपने मेहनत करके खा सकूं, कल भी मेहनत करके खा सकूं। मैं हमेशा से कहता हूं, हमारी सरकार का एक ही मूल उद्देश्य है, हर समस्या का स्थायी समाधान। हम वोट बैंक के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सरकार की सत्ता के लिए हासिल करने नहीं आए हैं। हमारे लिए सरकार और सत्ता केवल समाज सेवा का उद्देश्य है, देश का उद्देश्य है, देश को विकास की तरफ अग्रसर करने का उद्देश्य है। दूसरी बात, हमारी मनसा बिल्कुल स्पष्ट है, ना हमने किसी से विरोध पाल रखा है, ना विरोध पालने की हमारी मनसा है। बार बार हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ये हमें धमकी देते हैं,
हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप जब सरकार में आए आप लिस्ट बना लें और साहब बता देना। हम भाजपाई इतने उदार भी होते हैं कि हम साहब आपकी सरकार में आपके ही सामने आपकी सरकार में आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि साहब आपने हमसे कहा था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो इसी पुलिस से हम देख लेंगे सारे भाजपाइयों को। सरे मंच से ये धमकी देते हैं। अरे भाई साहब, आपकी इस धमकी को जनता भी देख रही है। आपने धमकियों से देश चलाया है, आपने धमकियों से प्रदेश चलाया है। हमने देखा है कि कैसे दिल्ली पुलिस को एक आंदोलनों के लिए, अभी आंदोलनों की बात आती है इस देश में, चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे अन्ना जी का आंदोलन हो, महीनों महीने आंदोलन चले। आपको याद होगा कि कैसे बाबा रामदेव को खदेड़ा गया था रामलीला मैदान से। आपको याद होगा इस आंदोलनों को कुचलने की परंपरा रही है, लेकिन पहली बार ऐसी सरकार आई है जो किसान से बात कर रही है, एक एक पल उनकी हर समस्या पे नजर बनाए हुए है। और हमने पहली चीज एमएसपी का विषय आया था, हमारी सरकार ने ये स्पष्ट आश्वासन दे दिया है कि हम एमएसपी पे आश्वासन देने को तैयार हैं। फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई साहब? जनता आपको बेहतर समझ चुकी है, अब आपको समझने के लिए आवश्यकता नहीं है। धारा 144 लागू है और उसमें इसमें कुछ विशेष स्थितियां जो विशेष स्थितियां बनाई गई हैं जो जिनके अंतर्गत कार्यक्रम हो सकते हैं। और उस आदेश में एक बिंदु है कि जो अति आवश्यक अनावश्यक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो उन्हें ना किया जाए। और लेकिन एक चीज हम लोगों ने बहुत शुरू में कही थी कि आज भी हम चर्चा करते हैं, उस दिन पालीवाल जी कह रहे थे SC ST एक्ट का, कि उसका दुरुपयोग आज भी विभिन्न मुद्दों पर होता है, चर्चा में रहता है, और जहां जिसे चाहा उसे SC ST एक्ट में फंसा दिया। ये स्थितियां आज भी हैं। और जिस समय ये महामारी अधिनियम की बात शुरू हुई उस समय भी ये बात थी कि महामारी अधिनियम का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो सकता है। आज आप देखिए कि कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रशासन के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल अभिव्यंजना का एक कार्यक्रम था जिसमें जो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन कार्यक्रम हुआ। लेकिन चूंकि उसमें प्रशासन के लोग आने थे इसलिए कार्यक्रम हुआ, उसकी अनुमति मिली ना मिली वो अलग चीज। लेकिन वो ऐसा कार्यक्रम नहीं था, जब इतने बड़े बड़े आयोजन चल रहे हैं तो अभिव्यंजना का कार्यक्रम इतना महती आवश्यक नहीं था कि वो इस कोरोना काल में उस आयोजन को कराया जाता। ऐसे तमाम कार्यक्रम है। अभी नियुक्त पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, इतने साज सज्जा से फूलों की डेकोरेशन हुई, गुले स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए, बुके भी भेंट किए गए, और पूरी साज सज्जा से कार्यक्रम। वो लग नहीं रहा कि कोरोना काल है। तो प्रशासन या सत्तारूढ़, आज कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे एक जश्न हुआ, वहां कोई पाबंदी नहीं थी, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, ना उस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति ली गई। तो ये दोहरे मापदंड अगर कहीं होंगे तो निश्चित रूप से अंगुली उठेगी। बहुत सी चीजें हैं जो टाली जा सकती थी और टाले जा रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन टाले जा रहे हैं। जो सालाना कार्यक्रम होते थे, कितने बड़े बड़े आयोजन आप देखिए, रामलीला जैसा धार्मिक आयोजन जो हर शहर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, वो इस बार नहीं हुआ है। जन्माष्टमी का पर्व नहीं हुआ। इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण पर्व क्या हो सकता है भारतीयों के लिए? तो कितने बड़े बड़े आयोजन टाले गए हैं। लेकिन और सत्ता तो आनी जानी है। हम लोग 30 साल से 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने बड़े बड़ों को सरकार में बैठते और सरकार से पैदल होते देखा है। इंदिरा गांधी को हमने देखा है कि इंदिरा गांधी भी हारी है रायबरेली से। तो ये जनता की अदालत है और जनता की अदालत में बड़े बड़े जीते हैं, बड़े बड़े हारे हैं, सरकारें बदली हैं। तो इसमें किसी प्रकार का घमंड होने की कोई बात नहीं। विवेक मिश्रा, जो आज का जो समाजवादी पार्टी का आंदोलन था उसे जिस तरह से रोका गया, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग करके नजरबंद कर दिया गया, सपा के प्रदेश कार्यालय पर बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, ये स्थिति रही है पूरे प्रदेश भर में। तो ये अगर तरीका सही है तो दूसरे प्रदेशों को भी इसे अडॉप्ट करना चाहिए और यही करना चाहिए कि विपक्ष में अगर कोई विपक्ष कोई कार्यक्रम करे तो उसे ना करने दिया जाए। अभी उस दिन शिक्षक संघ की चुनाव की बात हो रही थी विधान परिषद की, तो बता रहे थे अनिल सिंह, शिक्षक नेता, कह रहे थे 68 लाख रुपए जमा करना पड़ा ओम प्रकाश शर्मा का, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, सरकारी जो नोड्यूज लेना होता उसको। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे जो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब जो भाव उभर के आए हमारे भाजपा के पैनलिस्ट के, उनका ये लग रहा है कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं और जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी यादें हैं, उन्हें नए रूप में, नए मॉडल में पेश करने की बात कर रहे हैं। विवेक मिश्रा जी, क्या जो आंदोलन को जिस तरह से दबाया गया आज के आंदोलन को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये
जो भाजपा ने जिस तरीके से ये विपक्ष को दबाने में लगी हुई है, ये बिल्कुल अनुचित है। और जो जिस तरह के ये दावे करते हैं सुशासन के, नैतिकता के, लोकतंत्र के, राष्ट्रवाद के, ये खुद सोच के देखें कि जिस तरीके से विपक्ष पक्ष जरूरी है, उसके साथ विपक्ष उतना जरूरी है। और विपक्ष में अगर कोई आंदोलन होता है तो आप इस तरीके से उसका दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप सुशासन की बात करते थे, क्या यही सुशासन का तकाजा है क्या? आज दुनिया में हमारी तस्वीर क्या बन रही है इन चीजों से? आज किसान का जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, संयुक्त राष्ट्र ने उसको समर्थन दिया है, WHO ने उसके लिए समर्थन दिया है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उनको करने दे। और किसानों की बात तो सरकार को पसंद ही नहीं है। किसान की बात सरकार को पसंद है, पूंजीपतियों की बात। आज सवाल, मुख्य मुद्दा ये है वर्मा जी कि सपा का आंदोलन तो था, लेकिन आज पूरे देश का अन्नदाता इतना उद्वेलित क्यों है? आज मुख्य सवाल ये है। ये जब भाजपा ने 2014 में वादा किया था कि हम गन्ना का MSP बढ़ाएंगे, 14 दिन में हम भुगतान कराएंगे, क्या हुआ? 1 रुपया भी MSP का बढ़ा। भाजपा ने वादा किया था कि हम किसानों की आय दूनी करेंगे, 6 सालों में दूनी हुई, अलबत्ता घट गई आय। किसानों से वादा किया था कि हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे, किसानों का तो कर्जा माफ नहीं किया, राज्यों पे छोड़ दिया, लेकिन 3,45,000 करोड़ रुपया 12 पूंजीपतियों का जरूर माफ कर दिया। किसान तब भी उत्तेजित नहीं हुआ। आपने GST लगाया, जब GST लगाया तो कृषि उपकरणों पे GST की उच्च दर लगाई आपने, खादों के दाम बढ़ा दिए आपने। दूसरी तरफ आपने क्या किया? अपने पूंजीपति कारपोरेट जगत को 1,45,000 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट की सौगात दी। हमारा किसान तब भी दलित नहीं हुआ। उसके बाद अभी जब कोरोना काल हुआ तो कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के तमाम लताड़ने के बाद, तर्क टिप्पणियों के बाद, मोदी सरकार ने कोरोना काल के लोन लिए गए लोन पे ब्याज माफ करने का फैसला किया। और आप देखिए किसानों को उससे भी महरूम रखा। किसान का प्रेम देखिए इनका आपने। जिस किसान ने ट्रैक्टर पे लोन लिया है या और किसी कृषि कार्य के लिए लोन लिया है, उसको ब्याज भी नाम मात्र का होना था, वो भी उसके महरूम रखा। लेकिन जो मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, जिसने बड़े मकान महल बनाए हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने ब्याज पे ब्याज माफ कर दिया बड़े लोगों को। ये सरकार का, भाजपा का, इनका दोहरा चरित्र है। और आप इनसे मुद्दे की बात करिए, ये 20 साल पीछे की बात करेंगे, ये उस मुद्दे की बात नहीं करेंगे। ये भी इनकी खूबी है। ये अगर कोई बात इनसे आप करिए जो अहम मुद्दा हो तो इनका राष्ट्रवाद पीछे की बातों में हो जाता है। ये 20 साल पहले की बातें करते हैं। ये आज किसान क्यों उत्तेजित हुआ? इसलिए कि आज ये जो 3 कृषि बिल आए हैं, इन कृषि बिलों को किसान जान गए। आज इन वजहों से किसान आज सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं कर रहा है। 5 दौर की वार्ताएं हो चुकी, लेकिन किसान इनके झांसे में नहीं आ रहा है। ये देश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जो लोग देश के अन्नदाता को, सूती कपड़े पहनने वाले को कमजोर समझते हैं, सरकार उनके लिए करारा जवाब है कि आज देश अन्नदाता इनके बहकावे में, इनके झांसे में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप नहीं मान रहे हैं। ये अपने एक मित्र से वादा कर चुके हैं जो 14 राज्यों में अपने वेयर हाउस बना रहा है। ठीक है। और किसान जानता है कि अगर ये कानून पास हो गए तो किसान मजदूर बन के रह जाएगा। इसलिए आज किसान उत्तेजित है और किसान सरकार की बात नहीं मान रहा है। किसान सरकार के इन मंसूबों को नहीं सफल होने देगा। इसके लिए पूरा विपक्ष एक है, सारी ट्रेड यूनियन एक है। ठीक है। किया है।
सरकार हमने की कहा कि को मजबूत बनाने बात के हो हैं गई। वो किसी तरीके से देश में सफल नहीं होने दिए जाएंगे। ठीक है मिश्रा जी, सही बात। हाँ हाँ ठीक है। हमने कहा अच्छा। कि शेखर जी, इस देश में 3 स्तंभ हैं, अन्नदाता, मतदाता और करदाता। अन्नदाता की हालत क्या है वो दिख रही है सबको। मतदाता इस तरह से गुमराह कर लिए जाते हैं, क्या मामला है, मतदाता के साथ क्या धोखा हुआ, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, फलाना ढिमाका, सब खत्म। और करदाता बेचारा जीएसटी की इतनी मोटी किताब आती है और 15 दिन में 3 महीने में वकील नहीं समझ पाता, उसके बाद बदल जाती है। तो तीनों की स्थितियां बेकार है। दूसरी बात, जो 500 रुपए की बात हुई किसान सम्मान निधि की, 5 किलो खादी कम हो गई, 18% जीएसटी लग गई, 6-7 रुपए यूनिट बिजली हो गई, 2 रुपए वाली। कहाँ गया ये 500 रुपए महीने में? क्या होगा 500 रुपए महीने से? बिजली का बिल नहीं जाता है घर का, 1000 रुपए 2000 रुपए आपको। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अदालत में ये हलफनामा लगाया था कि गुंबद गिराने वालों में एक भी भाजपाई नहीं था जो थे, वो सब दंगाई थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जो जजमेंट आया, उसमें भी ये था कि कल्याण सिंह, फलाने सिंह, ढेकाने सिंह, जितने भी थे कोई नहीं थे। वो राम भक्त नहीं थे क्या? वो सब क्या थे आपकी नजर में, जिन्हें आप गोलियों उनकी छाती पर? राम भक्त नहीं थे, वो राम भक्त नहीं थे। आप लोग केवल और केवल गलत बयानबाजी करते हैं। या तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हम जो है वो ये करेंगे, ये बिल ऐसा है, ये बिल वैसा है। कांग्रेस के किसी साथी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापस कर देंगे जम्मू कश्मीर में, हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों के बिल विकास जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। आपने कहा आज के मुद्दे पे आइए, आज के मुद्दे पे 70 सालों में कुछ नहीं, आज के मुद्दे पे आइए। विकास जी है मुद्दे से हट के बात करने 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई पड़ोस में बुजुर्ग अगर रहता हो तो उससे पूछिए कि हिंदुस्तान में 70 साल पहले अमेरिका से लाल गेहूं आया करता था, ठीक है, आदमी के पास खाने के लिए नहीं था। आप आज एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, ये 70 सालों की देन है। तो मेहुल चौकसी मान्यवर विकास जी बैलगाड़ी से विकास हुआ और में लगे हुए हैं। शोरूम का उद्घाटन करने आपके जाया करते थे राहुल जी, उसके शोरूम का उद्घाटन करने गारंटी लोगे, एमएसपी में गारंटी लोगे विकास जी? क्या भाई विपक्ष में रहे तो किसान हितैषी सरकार लोन दिया सरकार सत्ता आ गए तो उनकी सुनने वाला नहीं है, एमएसपी नहीं होगी। क्या किया 5 वर्ष, क्या किया 5 वर्षों आप लोगों ने नुकसान किया। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए भाई, मुद्दे पे पूरे विपक्ष को चलने के माध्यम से लेकिन आप किसानों के मुद्दे को अगर भूतकाल की बात हो तो आग लग जाती है, क्योंकि भूतकाल में इन्होंने देश को छला है। इसलिए ये भूतकाल पे कांग्रेस के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी बात नहीं करना चाहते हैं। आपको करनी पड़ेगी बात। आप जो बात किए
पार्टी ने कोई विकास ही नहीं किया है, केवल भाजपा ने विकास किया है। समाजवादी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है, केवल भाजपा ने विकास किया है। माननीय राम बनाया था, मौका आजादी के वो भी भाजपा के लोगों ने वार्ता होने बनाया है। यानी सारा काम में भाजपा के लोगों ने किया है, बाकी किसी पार्टी ने किया ही नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल वो भी भाजपा के लोगों ने बनाया है। अरे राम मनोहर पहले किसानों का मुद्दा सुलझा लीजिए भैया। अरे प्रजापति की भी बात करिए। धोखा दिया है आप लोगों ने पूरा किसानों के साथ ये सूट बूट वाली सरकार है भाई साहब। गंगा मैया की भी बात करो, राजी बात करते हो। आपने आप मानी आपको याद अमर सिंह याद है। चलिए ठीक है। आपने दिया क्या? किसान को आपने क्या दिया? किसान को आपने कुछ नहीं दिया। जब हम लोग किसान की समस्या उठाते हैं तब आप बात करते हैं कि लाठी लेके मारने आते हैं। अरे भैया, हम लोगों के पास लाठी होती तो हम संघर्ष क्यों करते? हम संघर्षों के आती है, समाजवादी है, संघर्ष के इसलिए समाजवादी है। हमेशा किया, केवल गरीबों के लिए किया, केवल नौजवानों के लिए किया, केवल छात्रों के लिए किया, के लिए किया। केवल बांटने के गर्व का विषय नहीं हो सकता। चलिए बांटने का काम बात कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। आज की चर्चा को एक समाप्त कर रहे हैं साजिद भाई। बस साजिद भाई समाप्त कर रहे हैं आज की चर्चा को। आपके खेल आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक मिश्रा जी का, विकास पांडे जी का, साजिद अली का, वरुण त्रिपाठी जी का, मुक्तबोध पालीवाल जी का और राधे श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।